नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू किया जाएगा ना केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे जाना एक केमिस्ट्री का बोन मैरो होता है दोस्त, ठीक है ना। केमिस्ट्री बोन मैरो ना, जैसे हम लोग का बोन मैरो है ना, बोन मैरो स्पाइनल कार्ड जो होता है ना, स्पाइनल कार्ड में क्या पाया जाता है, बोन मैरो। अगर बोन मैरो ना रहे तो हमारी आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी में रुधिर का क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो हम लोग जिएंगे नहीं, है ना। तो अब क्या किया जाए, ये केमिकल बॉन्डिंग के बिना आपकी केमिस्ट्री क्या है, अधूरी है। जैसे राधा बिना श्याम अधूरा, वैसे केमिकल बॉन्डिंग बिना केमिस्ट्री अधूरी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू किया जा रहा है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग को क्या हम कहते हैं, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, ठीक है ना, आबंध, ठीक है ना। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग को पहले तो हम जान ले कि केमिकल बॉन्डिंग कोई भी एटम है, ठीक है ना, कोई भी एटम है तो बॉन्ड क्यों बना रहा है, बॉन्ड क्यों बना रहा है। देखिए कोई भी एटम है, बॉन्ड क्यों बना रहा है, तो हमको इसे ह्यूमन लाइफ से जोड़ लिया जाए। ह्यूमन लाइफ से जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे आप शादी करते हैं ना तो आपकी क्या होती है, एनर्जी घटती है ना, मतलब आपके आने जाने की बाउंडेशन बढ़ती जाती है कि यहाँ नहीं आ सकते, वहां नहीं जा सकते, है ना। तो क्या होता है, एनर्जी पहले आपके पास जब फ्री रहते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रहती है। उसके बाद क्या होती है, एनर्जी घटने लगती है, घटने लगती है, ठीक है ना, क्या समझ रहे हो ना। फिलहाल एनर्जी घटने लगती है, तो एनर्जी घटते घटते क्या हो जाते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं, किसी काम के ना, है ना, ऐसा कुछ ना है। तो अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग भी इसीलिए कोई भी एटम इसलिए बनाता है, जब अकेले रहता है, फ्री रहता है, उसका जीव उब जाता है, तो क्या कहते हैं, चलो बॉन्ड ही बना लिया जाए, है ना, बॉन्ड ही बना लिया जाए, कुछ टाइम पास हो जाए। क्या हो जाए, टाइम पास ना। तो अब देखिए एटम का हम लोग पहले सोचेंगे वाई, वाई बॉन्ड फॉर्म, मतलब बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक है ना। तो पहला ये है, बॉन्ड इसलिए बनता है कोई भी, हाँ एक चीज और है, देखिए एक आप पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल का रूल है, जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जैसे नोबेल गैस आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गेनोसान, ठीक है ना। इनके आउटर सेल में सब में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके सबके आउटर सेल में कितने, 8 होंगे। अब 8 जिसके भी सेल में, जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने के लिए कितने मतलब चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो अब देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग शुरू किया जाए, कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है। तो पहला पॉइंट है, परमाणु, परमाणु अपनी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा घटाना, घटाना, अपनी ऊर्जा क्या चाहता है, परमाणु अपनी ऊर्जा घटाना चाहता है, जिससे, जिससे वह अस्थायी हो जाए, क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए, जिससे क्या हो जाए, वो अस्थायी हो जाए। दूसरा क्या होना चाहता है, कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश में, बाह्य कोश में क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या कह सकते हैं ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करना चाहता है, पूरा करना
चाहता है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करना चाहता है। देखिए याद रखिएगा, कोई परमाणु क्यों बॉन्ड बनाता है? वो बनाता है, कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्म करता है इसलिए क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको अपनी एनर्जी क्या करना है, डिक्रीज करना है ना। तो आप शादी करते हो, आपकी एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या, कोई भी परमाणु क्या होता है, आउटर सेल में, बाह्यकोश में क्या करता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, क्या करना चाहता है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वो चाहता है, ठीक है ना। ये दो रीजन की वजह से कोई परमाणु बॉन्ड बनाएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड, कितने तरह के क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड, हाउ मेनी। अब हम लोग सीधे पढ़ा जा रहा है ना टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्रकार, बॉन्ड के प्रकार, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए कितने टाइप के हम पढ़ते हैं, 2 टाइप के बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रांग बॉन्ड पढ़ते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड। दूसरा क्या पढ़ते हैं, वीक बॉन्ड, क्या पढ़ते हैं, वीक बॉन्ड पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे, स्ट्रांग बॉन्ड पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, वीक बॉन्ड पढ़ेंगे। स्ट्रांग बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड 3 प्रकार के होंगे। देखिए प्रबल बंध, प्रबल बंध, और क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। स्ट्रांग बॉन्ड में सबसे पहला होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक, आयनिक बंध, ठीक है ना, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बोले तो कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। चौथा होता है ना धात्विक बंध, धात्विक, धात्विक बंध बोले तो मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। ये 3 हो गए। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है वंडर वाल बंध या बल, ठीक है ना, वंडर वाल बंध या बल, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट, 2 चीजें बता दे इसमें, है ना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये 2 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, एक इंट्रामॉलिक्यूलर, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, अंतरा आणविक बंध, अंतरा आणविक बंध, और एक क्या पढ़ेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसको बोलते हैं अंतर आणविक बॉन्ड। ये अंतर है, ये अंतरा आणविक बंध, ठीक है ना। अंतरा आणविक बंध हो जाता है और ये क्या हो जाता है, अंतर आणविक बंध हो जाता है, ठीक है ना। ये पहला है। दूसरा हम पढ़ते हैं वंडर वाल बंध, वंडर वंडर वाल बंध या वंडर वाल, वंडर वाल फोर्स या बॉन्ड, वंडर वाल फोर्स या बॉन्ड। वीक बॉन्ड है, क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड। अब देखिए 3 तरह के होते हैं, हम बोले सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन होगा, स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड सबसे होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड ये होते हैं। और इसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, उसके बाद क्या होता है, वंडर वाल बॉन्ड, ठीक है ना। ये होता है बोले स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग बोले तो प्रबल, कौन प्रबल कौन दुर्बल है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पहला स्टार्ट किया जाएगा क्या, स्ट्रांग बॉन्ड, और स्ट्रांग बॉन्ड में पहला क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो चलिए अब आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। चलिए
चलिए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड। ठीक, देखिए आयनिक बॉन्ड हम लोग को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। पहली बात, आयनिक बॉन्ड बनता क्या है। आयनिक बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में, एक होगा अधात, अधात, ये क्या होगा, धातु, धातु, ठीक है। बोले तो नॉन मेटल, नॉन मेटल, और क्या होगा, मेटल। एक मेटल होगा, एक क्या होगा, नॉन मेटल होगा। या आप कह सकते हैं एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, लो होगी, बोले तो कम होगी, कम, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना, बोले तो मोर होगी, मोर। लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, मोर, किसकी, धातु और धातु की। अब हम लोग देखा जाए जैसे क्या क्या हो सकता है। सबसे फेमस एग्जांपल NaCl लिया जा रहा है, NaCl, ठीक है ना। सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, NaCl है। NaCl क्या है, ये मेटल है, ये मेटल बोले तो धातु, ये क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, ये है नॉन मेटल, ठीक है ना, धातु और अधातु है, ठीक है। अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 281, ठीक है ना। और क्लोरीन के आउटर शेल में कितने, 2 7 है, ठीक है ना। अगर ये चाह रहा है, सोडियम क्या चाहता है, सोडियम ये चाहता है कि हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या करे, हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे, हीलियम या आर्गन जैसे हो जाएंगे। या आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं ये 1 है, ये क्या है, 7 है, और ये 7 वाला ये चाहता है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बोले तो क्लोरीन ये चाहता है अगर हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमारे आउटर शेल में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जरूरत दोनों की है ना, ये तो है नहीं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है तो मतलब काम ही नहीं है किसी का, है ना। तो आप ये कह सकते हैं इसको इसकी जरूरत है, इसको भी इसकी जरूरत, दोनों एक दूसरे से क्या है, बंधे रहेंगे ना। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो Na पे क्या आ जाएगा, Na पे प्लस आ जाएगा, Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है ना। ये NaCl तो बना। अब हम आपको दिखा रहे हैं को, देखिए होता कैसे है। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और क्लोरीन के कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है ना। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। अब देखिए ये क्यों बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन से सिंबल को उपयोग किया जाता है, ऐसे एरो लगाए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे लगाए जाएंगे, ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक। अब फिलहाल हमको एक इलेक्ट्रॉन ही जानना, तो एक इलेक्ट्रॉन जान ले। अब देखिए आयनिक बॉन्ड क्या बना, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, धातु और अधातु के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थी। अब देखिए इसमें और एक बात बता दें आपको, एक चीज और जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कम होनी ही चाहिए, जो मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। मतलब वो अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसका लेने वाले का डेल्टा या चीज क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और क्लोरीन का आपको पता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चला जाए, NaCl बन गया है। अब हम लोग पढ़ा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे, मतलब दिखाया कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए NaCl बना तो सही है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, और क्या हो जाएगा, Na पे प्लस हो जाएगा और Cl पे माइनस हो जाएगा। और प्लस और माइनस के बीच क्या लगेगा, प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है, वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, वैद्युत आकर्षण, वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा। वैद्युत आकर्षण बल बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे NaCl के थ्रू, ठीक है ना।
अब देखिए NaCl प्रॉब्लम हम पढ़े, लेकिन अब हम देखा जाए ना इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। देखिए हम पहली बात इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, डॉट से भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, तीनों तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बोले यहाँ तो हम आपको दिखा दिए हैं, सोडियम की जगह हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, 3 3 6 7, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएट करना, सोडियम और क्लोरीन में डिफ्रेंशिएट रहे तो एक को ऐसे दिखा दीजिए, एक को कैसे दिखा दीजिए, एक को ऐसे दिखा दीजिए, है ना। तो इसको देंगे तो इसको पता चलेगा कि हमारा ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं। अब आइए हम लोग चला जा रहा है, जो आयनिक बॉन्ड बना है उसके क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड के क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखा जाए आयनिक बॉन्ड के करेक्टर, ठीक है ना। देखिए पहला आयनिक बंध, आयनिक बंध के बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। ये पहला पॉइंट है। आयनिक बॉन्ड के आयनिक बंध के लक्षण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आयनिक बंध ध्रुवीय होते हैं। तीसरा पॉइंट है आयनिक बंध क्या होते, ध्रुवीय होते हैं। आयनिक बंध ध्रुवीय होने के कारण, आयनिक बंध ध्रुवीय होने के कारण आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, देखिए आयनिक बंध के द्वारा बने यौगिक, आयनिक बंध के द्वारा बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक बंध के द्वारा बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और क्या होते हैं, अगला पॉइंट ये है आयनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में आयनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। इतना पॉइंट है। आप देखिए, आप बोलेंगे सर ये विलेय ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब दोस्तों है, अगर आप कोई यौगिक बना रहे हैं, तो अगर उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। और जिसपे पॉजिटिव और निगेटिव बहुत पार्शियल हो या हो ही ना, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर या अध्रुवीय कहते हैं। जैसे हम ध्रुवीय और अध्रुवीय आपको बता रहे हैं, जैसे Cl2 है, N2 है, O2 है, ये क्या है, अध्रुवीय है। क्या है, अध्रुवीय। अध्रुवीय बोले तो नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर। और हम बोले HCl, NaCl, MgCl2, MgCl2, ये क्या है, ध्रुवीय है। क्या है, ध्रुवीय है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। ये क्या है? ध्रुवीय है, ठीक है ना। तो ये है इनके करेक्टर किसके? आयनिक यौगिक के लक्षण है, आयनिक बंध के लक्षण है। अब हम लोग पढ़ा जाएगा ना आयनिक बंध बनाने के लिए हमको कौन कौन सी जरूरत होती है, क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो चलिए देखिए, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम आपको 2 लाइन में भी बता दे रहे हैं फिलहाल। आइए अब देखा जाए, ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। आइए देखिए, हम लोग पहले हम आपको बता दें आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा, आयनन ठीक है। इसका यह होता है किसी परमाणु के गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। इसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, ठीक है ना। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी, ठीक है ना। अब देखिए, किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच ई जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा बोलते हैं। यह क्या है? यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और ये क्या होता है? यह है उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो अब इतना हम लोग देखिए, इसका भी यूनिट क्या होता है? यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों पढ़ा है? देखिए, उष्मा क्षेपी का मतलब ना, हमें जो एनर्जी आएगी डेल्टा एच ई जी क्या आएगी? वो निगेटिव आएगी। और उष्मा शोषित मतलब डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। यही याद रखिएगा। अभी आपको बता रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो किसी परमाणु के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, जैसे आप क्या है, मान लीजिए ये क्या है, चलिए ऐसे बता रहे हैं। ये मान लीजिए है मेरा ये सरफेस है। इस सरफेस से मान लीजिए कोई चीज हम बांध दिए हैं। क्या किए? कोई चीज बांध दिए हैं। अब इस बांधे हुए को हमको छुड़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, समझ रहे हैं ना। अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा, अलग से एनर्जी देने में उतनी ऊर्जा हमको चाहिए जितना मतलब इस हाथ से जो चीज बंधा हुआ है, जितने फोर्स से बंधा हुआ, जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, उतनी एनर्जी देंगे तो ये निकल जाएगा, है कि ना। वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी है, अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब आप बताइए, ये जो निकाले हैं और जितनी ऊर्जा लेके निकला है
अगर फिर यहाँ रखना होगा तो उतनी ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी कि नहीं, देनी पड़ेगी ना। तो देखिए डेल्टा या चीजी जो होता है, डेल्टा या चीजी एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखा जा रहा है ना इसके आगे, ठीक है ना, लिखना क्या आगे पढ़ा जा रहा है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आप बहुत चीजें पढ़ेंगे, ठीक ना, बस देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड के लिए बॉन्ड हैबर साइकिल, बॉन्ड हैबर साइकिल, बॉन्ड हैबर साइकिल, ठीक है ना। अब देखिए बॉन्ड हैबर साइकिल का ये वैज्ञानिक हिंदी भी हो होगा, बॉन्ड हैबर साइकिल, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, जो सोडियम होता है दोस्त एक इस अवस्था में पाया जाता है सॉलिड अवस्था में, मेटल है, और जो क्लोरीन है किस अवस्था में पाई जाएगी, गैस अवस्था में पाई जाएगी, है ना। हमको इसको हम क्या बोले, एक इलेक्ट्रॉन कब निकाले जा सकते हैं, उससे गैसियस स्टेट से निकाले जाएंगे, किससे, गैसियस स्टेट से निकाले जाएंगे। गैसियस स्टेट का मतलब क्या है, गैसियस स्टेट का मतलब ये है कि गैस अवस्था में ही परमाणु एटम रहेगा, तभी क्या होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम पहले क्या करें, गैसियस स्टेट में लाएं। तो आप देखिए किसी ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में लाने के लिए ये यानी गैस में चेंज करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देनी पड़ती है। अब ये किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना, क्या किया जाए, आयनाइजेशन एनर्जी दिया जाए, किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी ना। तो यानी से क्या हो गया, प्लस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहां तक आए हम लोग। अब ये देखिए हमको यहां जब यानी Cl बनता है तो एक क्लोरीन की जरूरत होती है, तो हमको एक क्लोरीन चाहिए ना। तो मान लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम इसको क्या कर देंगे, देंगे, क्या करने के लिए, Cl का बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। इसके अंदर बंध वियोजन ऊर्जा होता है, लिख लीजिएगा। बंध वियोजन और Cl2 एक गैस है, ठीक है ना। अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या चाह रहे हैं, हमको एक एटम की ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हम तोड़ किसके लिए ना, दो एटम के लिए। तो अगर इसका हम हाफ कर दे किसके लिए टूट जाएगा, एक के लिए ना, तो क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है ना, ये Cl बन गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए, प्लस कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं, और यही इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब देखिए यानी प्लस को Cl को जुड़ने में यानी Cl बना, क्या बना, यानी Cl बना। तो देखिए ये जो होती है लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल ऊर्जा, क्या होती है, क्रिस्टल ऊर्जा, ठीक है ना। अब हम इसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं दोस्त। आप देखिए लैटिस एनर्जी की डिफिनीशन लिख लीजिएगा, क्रिस्टल ऊर्जा की, एक मोल आयनिक यौगिक बनने के लिए जितनी ऊर्जा जितनी ऊर्जा निकलती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। एक मोल आयनिक यौगिक बनने के लिए, एक मोल आयनिक यौगिक बनने के लिए जितनी ऊर्जा निकलती है, क्या, जितनी ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब देखिए ये जो, अब आप बोलेंगे सर लैटिस एनर्जी, एक डिफिनीशन और बता दें, लिख लीजिएगा आप, एक मोल आयनिक यौगिक को
तोड़ने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, एक मोल आयनिक यौगिक को तोड़ने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो बहुत बड़ा बॉन्डर हो गया है ना। अब देखिए आप बोलेंगे सर हम प्लस लेंगे कि माइनस। अब देखिए प्लस माइनस की बात नहीं है, आप लैटिस एनर्जी को अगर माइनस में ले रहे हैं तो आप जब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर आप प्लस ले रहे हैं तो माइनस क्या होगा, बचा रहेगा। इसका मतलब उस समय कंपाउंड बन रहा है। और जब किस में आएगा, जब तोड़ने के लिए ऊर्जा खर्च होती है तो प्लस में। अगर मान लीजिए तोड़ रहे हैं तो कंपाउंड को तोड़ते वक्त ऊर्जा निकालें तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव आएगी, और कंपाउंड को जोड़ते वक्त लैटिस एनर्जी निकालें तो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है ना। ये क्या हो गई, लैटिस एनर्जी हो गई। अब देखिए हम लोग आयनिक बंध पढ़ लिए हैं, आयनिक बंध के लक्षण पढ़ लिए हैं। अब हमको लैटिस एनर्जी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लैटिस एनर्जी पढ़ना है। लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। चलिए अब देखा जाए लैटिस एनर्जी फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। एलई को प्रभावित करने वाले कारक, एलई को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। अब देखिए पहला होता है चार्ज ऑन आयन, है ना। आयन पे आवेश, एक लाइन में सब खत्म कर देंगे दोस्त, आयन पे आवेश। दूसरा साइज, आकार। ठीक है ना। अब देखिए जो लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चार्ज होती है, मतलब आवेश की संख्या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज की होती है। किसके, साइज के। अब लैटिस एनर्जी अगर बढ़ रही है तो साइज क्या होगा, घटेगा, और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम लोग एक साथ क्वेश्चन किया जाए। पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा। ठीक है ना। लिथियम है प्लस सोडियम पे प्लस, ठीक है ना। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम पे प्लस, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम पे लिख सकते हैं 2+2+2+2+, ठीक है ना। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन हो गया था, ये पहला था, ये क्या था, दूसरा था। हम बोल देंगे ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3 में, फिर बोल देंगे कार्बन पे -4, नाइट्रोजन पे -3, है ना, लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। और आपसे बोल दिया जाएगा FeCl3, FeCl2, ठीक है ना, CuCl2, CuCl, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी सब में निकालना। अब देखिए लैटिस एनर्जी क्या बोलती है, साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, और साइज डिक्रीज कर लैटिस साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। एक किसका ऑर्डर है, साइज का, ठीक है ना। इसका उल्टा कर देंगे तो किसके ऑर्डर आ जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, है ना। इसका ऑर्डर आ जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज का ऑर्डर हो जाएगा, ऊपर से नीचे क्या, साइज बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेरिलियम पे 2+, मैग्नीशियम पे कितना 2+, कैल्शियम पे 2+, और स्ट्रांसियम पे 2+, ठीक है ना। अब इसमें आवेश की संख्या पे एक और लिख देना, सोडियम पे प्लस
मैग्नीशियम पे 2+, ठीक है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, नाइट्रोजन पे -3, ऑक्सीजन पे -2 है, नाइट्रोजन पे -3, ऑक्सीजन पे -2 है, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ चार्ज जिसके ज्यादा होंगे, चार्ज इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे इस पे +3 हो जाएगा, इस पे +2 है, इस पे +1 है, इस पे +2 है, तो आ गया कि नहीं लैटिस एनर्जी निकालना है। और लैटिस एनर्जी का कोई स्पेशल एक्सेप्शन नहीं है दोस्त, आपके इंटर के लिए इतना ही है, जब मास्टर करेंगे तब बहुत चीजें मिलेंगी एक्सेप्शन के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लैटिस एनर्जी हम आपको पढ़ा दिए हैं। और एक चीज तो यार आपको हम बताए नहीं क्या, हाँ यार थोड़ा सा गलती हो गया दोस्त, तो अभी बता दो, गलती ना मतलब वो सही है, 1 आवर साइकिल का जो हम कंप्लीट एनर्जी ना बताएं, ठीक है ना, अभी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या किया जाए, ये आयनिक कंपाउंड कंप्लीट रूप से कंप्लीटली खत्म हो गया आयनिक यौगिक, ठीक है ना। थोड़ा सा बचा हुआ वही देख लिया जाए, लैटिस एनर्जी हो गया। हाँ आयनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे, है ना, चलिए देख लिया जाए। आयनिक करेक्टर, ठीक है ना, आयनिक करेक्टर कैसे निकाला जाएगा, आयनिक करेक्टर, ठीक है ना। देखिए आयनिक करेक्टर निकालने के लिए हम जो बता रहे हैं किसी भी फार्मूले का यूज ना करिए, हम जो बता थोड़ा सा समझ लियो दोस्त बस, उसके बाद हो जाएगा। जैसे LiH है, NaH है, ठीक है ना, पोटेशियम का H, ठीक है ना, हम सब नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.1 है, इसकी 2.1 है, ठीक है ना। अब सबको हम बताएंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता है ना। जैसे हम बता दें आपको, चलो BCNOF, ठीक है ना, 4 3.5 3 होता है, ये 2.5 कितना होता है, 2 होता है, और एक जो लिथियम का कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है ना। और सोडियम का 0.9 होता है, इसका 2.1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका अप्रोक्सीमेट 0.8 हो जाता है, फिर इसका भी 0.8 होता है, फिर 0.7 हो जाता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना, इसका 0.3 अप्रोक्सीमेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन हाइड्रोजन अगर हम सबके साथ जोड़ दे, ध्यान से देखेगा, 2.1 2.1 2.1, हाइड्रोजन नहीं बदल रहा है ना, हाइड्रोजन नहीं बदल रहा है, लेकिन मेटल बदल रहे हैं, मेटल बदलने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। अब देखिए आयनिक करेक्टर जो होता है, आयनिक करेक्टर डेल्टा EN पे, डेल्टा EN जिसका जितना ज्यादा होगा, क्या डेल्टा EN, डेल्टा EN जिसका जितना ज्यादा होगा, डेल्टा EN जिसका जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक करेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आप सोचिए यहाँ पे, सॉरी ये 2 है, 1.5, ठीक है ना, ऊपर से नीचे घट रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो बढ़ता जाएगा कि नहीं, ऊपर से नीचे डिफरेंस जो आएगा डेल्टा EN क्या होगा, हाईएस्ट होगा, यहाँ पे हाईएस्ट होगा, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, है ना। तो आयनिक करेक्टर जो होता है डायरेक्टली पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है, तो अगर आपको LiH दिया है, NaH दिया है, KH दिया है, RbH दिया है, हम बोले आयनिक करेक्टर लगा दीजिए, ये ऑर्डर हो जाएगा आयनिक करेक्टर का ऑर्डर, बोले तो आयनिक लक्षण, आयनिक लक्षण का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे हम बोले ना आपको NaF और LiF, NaF, KF, RbF, ठीक है ना, ये बन जाए, या LiCl, NaCl, KCl, KCl और RbCl हो जाएगा, RbCl। अब आपसे पूछे आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो एक तो कांस्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी को हो जाएगा कि नहीं, क्यों हो रहा है, एक कांस्टेंट है, लेकिन एक का क्या होगा, लगातार मेटल का आयनिक करेक्टर घट रहा है ना, लगातार मेटल का जब आयनिक करेक्टर घटेगा तो उसमें से देखिए सबसे कम है 2.1 घटा है, 0.3 से 2.1 घटाएंगे तो सबसे ज्यादा आएगा, और 1.5 से 2.1 घटाएंगे तो क्या आएगा, सबसे कम आएगा, है ना। तो ऊपर से नीचे घट रहा है तो आयनिक करेक्टर के ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए 2 मिनट के लिए एक चीज और बता दें, ये आयनिक करेक्टर हो गया ना,
देखिए बॉन हैबर साइकिल हम हेडिंग डाले थे दोस्त, लेकिन वो सही था, मत सोचिए बॉन हैबर साइकिल वो सब सही था, बस क्या चला दिमाग में कि हम मिटा दें। अब देखिए हम ये सॉलिड किए थे, आप देखे होंगे यानी पे क्या आ गया, ये गैस अवस्था में जाएगा है ना, आयनाइजेशन एनर्जी दिए हैं और ये क्या यानी प्लस में हो गया, ठीक है ना। और ये Cl2 था, ये क्या होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2 कर लीजिए, और ये Cl में आ जाएगा डेल्टा H हम देते हैं तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, Cl माइनस आ जाता है, ठीक है ना। इसको बनने में यानी Cl बनता है और लैटिस एनर्जी खर्च होती है ना। तो टोटल एनर्जी कौन कौन सी लगी, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, ये डेल्टा H जो होता है किसका, डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होती है, तो डेल्टा H जो होता है डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी प्लस कौन सी है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2, अब क्या जाएगा माइनस डेल्टा H माइनस क्या हो जाएगा लैटिस एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। या आपसे अगर पूछ ले सिर्फ लैटिस एनर्जी बता दो बाबू, क्या लैटिस एनर्जी बता दो, तो ये क्या है लैटिस एनर्जी दोनों बनने के बाद हुई ना, तो लैटिस एनर्जी बराबर क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2 और माइनस का डेल्टा H इसको भी लिख सकते हैं अगर आपसे क्या पूछे लैटिस एनर्जी पूछे, ठीक है ना। तो ये था बॉन्ड हैबर साइकिल, ये पूरा था आयनिक कंपाउंड था दोस्त। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत आपको मजा आने वाला है, ठीक है ना। आप देखिएगा बहुत मजा आएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पे क्या करिए कमेंट जरूर किया करो यार, देखने के बाद कमेंट करिए और क्या सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर मिलेंगे।